अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बेशुमार मसाइल थे उनकी समाअत की। सारी तफसीलात जो जिस तरह बारी बारी से केसेस चलते रहे वो सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। सईद गनी साहब के साथ क्या हुआ, हाफिज़ नईमुर रहमान नसरा टावर का ऑपरेशन रुकवाने के लिए आए थे, उनको किस तरह एक हजीमत का सामना करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बड़ी अदालत में, वो आपको बताएंगे। और उसके अलावा ख़ास तौर पर जो मिलिट्री लैंड से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के ना सिर्फ रिमार्क्स बल्कि जो हुक्मनामा है वो क्या है, और उसके बाद फिर कराची के मामलात की बेहतरी के लिए चीफ जस्टिस किस तरह परेशान थे, वो सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज की कार्रवाई यानी कि 3 रोज़ की जो मुसलसल कार्रवाई थी वो मुकम्मल हो चुकी है, उसकी अहवाल रखते हैं। उसके बाद फिर जो अदालत के हुक्मनामे सामने आते रहेंगे तहरीरी, वो बाद में किसी और वीडियो में आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ अमीन अनवर मौजूद हैं। अमीन साहब, आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। मेरे देखने वाले उनकी कोशिश होती है कि वो चीज़ जो हम देखें, वो चीज़ जो हम सुने वो रिपोर्ट करें। अक्सर ये होता है कि हमारे बहुत सारे दोस्त व्हाट्सएप पे और इस तरह चीज़ें आगे फैलाते रहते हैं, लेकिन वो सही इन्फॉर्मेशन उनको नहीं होती कि आखिरकार सईद गनी के साथ बुलाया भी गया था, उनके सात क्या हुआ। उसके बाद फिर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ट्विटर पे भी वजाहतें दे रहे हैं, हेडलाइन में चल रही हैं उनकी खबरें, तो बुनियादी तौर पर उनके साथ क्या था और जो भी हकीकतन हुआ है वो हम अपने देखने वालों के सामने रखते हैं। सबसे पहले जो केस टेकअप हुआ वो कौन सा केस था, अदालत ने क्या रिमार्क दी और क्या हुक्मनामा सामने है, वो मेरे देखने वाले को बताएगा। फिर आगे जो भी फ़र्दन तफसीलात होगी वो देखने वालों के सामने रखते रहेंगे। जी बिल्कुल शायद, आज समाअत की आगाज़ जो है वो सिविल एविएशन की जो ज़मीन पर कब्ज़ा था, 9 एकड़ से ज़ायद का रकबा है जो जिस पर कब्ज़ा किया गया था। FIA और सिविल एविएशन हुकाम आज पेश हुए थे और उन्होंने बताया कि कब्ज़ा जो है वो खाली करा दिया गया है, जिस पर अदालत ने हुक्म दिया कि इस ज़मीन को अब महफूज किया जाए और इसका कब्ज़ा जो है अब सिविल एविएशन अथॉरिटी के पास ही रहेगा। ताहम अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर यह वाज़ेह कर दिया था सिविल एविएशन हुकाम को कि अब सिविल एविएशन हुकाम को जो भी सरकारी ज़मीन मिली हुई है उस पर कोई कमर्शियल सरगर्मियाँ नहीं की जाएंगी, कोई क्लब, कोई शादी हाल वगैरह कुछ नहीं चलाया जाएगा, तो उस पर इसी तरह अमल करने का हुक्म दिया गया है। और आज सबसे पहले यही मामला ज़ेर समाअत था और उसके बाद आपने देखा कि कराची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो 2 रफ़ाई प्लॉट्स थे 21D और 23 SNP जो इनके नंबर थे, उन पर आज एक तवील जो है वो बहस हुई है। तकरीबन कोई 1.5 घंटा के करीब जो है वो फ़रीक़ैन के दलाइल जारी रहे। अदालत ने भी उस पर काफ़ी सवालात किए फ़रीक़ैन से, जिसमें साबिक़ सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जुनैद मगदा वो पेश हुए। उनका ये कहना था कि उनमें से एक प्लॉट जो है वो उनका है, तो अदालत ने उनसे ये पूछा कि ये रफ़ाई प्लॉट उन्होंने कैसे ख़रीद लिया और किसने उसको अलॉट कर दिया। तो उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी वर्क्स हाउसिंग एंड वर्क्स की जानिब से उन्हें ये प्लॉट जो है वो अलॉट किया गया है और बाकायदा तौर पर हाई कोर्ट में भी उनकी लिटिगेशन चल रही है। ताहम कुछ मामलात ऐसे हो गए थे जिसकी वजह से वो उन पर ट्रांसफ़र नहीं हो सका, तो अदालत ने उनसे ये इस्तफसार किया कि आप ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि आपको रफ़ाई प्लॉट जो है वो अलॉट किया गया है। तो उन्होंने कहा ये रफ़ाई प्लॉट था, लेकिन बाद में इसका स्टेटस जो है वो तब्दील कर दिया है। तो उस पर अदालत ने कहा कि इस बात का तो ना वफाकी ना सूबाई हुकूमत ना ही कोऑपरेटिव सोसाइटी को हक़ है कि वो एक रफ़ाई प्लॉट की जो हैसियत है वो उसको जो है वो ख़त्म कर सकें या उसको तब्दील कर सकें। तो अदालत ने खासी देर इस मामले पर बहस करने के बाद जो है चीफ जस्टिस ने एक बड़ी बरहमी का इजहार किया। उसमें एक तवील चीफ जस्टिस की गुफ्तगू थी, तकरीबन 4-5 मिनट से ज़्यादा थी, सिर्फ चीफ जस्टिस ही बोलते रहे। क्या बात थी और प्रॉपर्टी के हवाले से जो है अदालत ने क्या कहा कि ये कमर्शियल बुनियादों पर चलाया जा रहा है और किस तरह तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार करार दिया गया? बिल्कुल, केस में दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो काफ़ी जज्बाती हो गए थे। उन्होंने ये कहा कि लोगों ने एक कारोबार शुरू कर लिया है ये कि बिल्डिंगें ख़रीदें, प्लॉट ख़रीदें और उसके बाद वो इस पैसे से जो रकम हासिल हो रही है वो बैठ के खाते रहें। उन्होंने ये कहा कि पता नहीं कैसा माइंड सेट हो गया है लोगों का कि वो बस अब फैक्ट्रियाँ वगैरह उन्होंने बंद कर दी हैं और ये बिल्डिंग और ये ज़मीनों के मामलात जो हैं वो उन्होंने शुरू कर दिए हैं। और इसी तरह जो है सारा ब्लैक मनी भी जो है इसी तरह लाकर मार्केट में इस्तेमाल किया जा रहा है। और उनका ये कहना था कि शहर में जो थी वो ज़रूरत के मुताबिक बाज़ार यहाँ पर ज़रूर थे, जामा कलात थी, उसके अलावा बोल्टन मार्केट और दूसरी जो कदीमी बाज़ार हैं वो मौजूद थे। लेकिन अब उनका ये कहना था कि कोने कोने पर जो है वो मार्केट्स बना दी गए हैं और इन मार्केट्स में हर तरह का जो है वो कारोबार जो है जायज़ और नाजायज़ इस तरह का
जारी हैं और लोगों के माइंडसेट के बारे में भी उन्होंने खासा एक बरहमी मायूसी का भी इज़हार किया, आप इसको कह सकते हैं कि लोगों की मेंटलिटी के ऊपर भी उन्होंने कई सवालात उठा दिए कि लोग अब घरों में बैठे हैं और इस तरह के कारोबार उन्होंने शुरू कर दिए हैं ज़मीनों के अलॉटमेंट के। कारोबार था, फैक्ट्रियाँ वगैरह बंद कर दी, तिजारती सरगर्मियाँ जो बंद कर दी गई हैं और ज़मीनें ज़्यादा खरीद रहे हैं और फिर वो रेंट पे दे दी या किसी और एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसी तरह उन्होंने कहा कि लोगों ने जो अपने कारोबार थे, जो फैक्ट्रियाँ थी वो बंद कर दी हैं और इसी तरह के कारोबार जो है वो उन्होंने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये एक दलदल है जिसमें हम लोग जो है वो धंसते चले जा रहे हैं। उन्होंने खासी बरहमी का इज़हार किया और लोगों के जो माइंड सेट हैं उन पे भी उन्होंने कहा कि ये पता नहीं हम लोग अब किस तरफ चल पड़े हैं और ये माशरा किस तरफ चल पड़ा है। तो और अदालत ने आज सिक्योरिटी वर्क्स एंड सर्विसेज जो पेश हुए थे उनकी भी सरजनिश की कि आप इस्लामाबाद में बैठे रहते हैं, आपको यहाँ का पता नहीं है। आपने झील पार्क, किडनी हिल पार्क और पार्कों की जो ज़मीन है, जो वफाकी सोसाइटीज़ हैं वो लोगों को अलॉट कर दिए हैं रफ़ाई प्लॉट। आप खुद इस्लामाबाद में बैठे रहते हैं और आपको यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ का पता ही नहीं है कि यहाँ हो क्या रहा है। तो उन्हें अदालत ने कहा है कि वो तफसीली रिपोर्ट दें इस हवाले से और इसके साथ साथ जो दीगर हुकाम हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, जो फ़रीक़ैन हैं। इसके अलावा अदालत ने आखिर में अलबारी टावर के हवाले से भी जो रशीद रिजवी एडवोकेट पेश हुए उन्हें कहा कि वो रशीद रिजवी का ये कहना था कि ये मामला सिंध हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है और ये बिल्डिंग का जो मामला है वो यहाँ पर गलत तौर पर जो है वो अदालत के सामने रखा गया है, ऐसी बात नहीं है। तो उस पर अदालत ने टावर एक कसीरुल मंजरा इमारत है, 4 मीनार बहादराबाद में और रफ़ाई प्लाट के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि तामीर की जा रही है। जी बिल्कुल, जो सोसाइटी के वकील हैं राजा कासिद नवाज़, उनकी जानिब से यही बताया गया था कि ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है रफ़ाई प्लॉट पर जो है वो बनाई जा रही है। ताम आज जब नोटिस पर बिल्डर के वकील रशीद रिजवी जो है वो पेश हुए हैं और उन्होंने बताया कि ये रफ़ाई प्लॉट नहीं था और इसके हवाले से सिंध हाई कोर्ट में भी लिटिगेशन चल रही है और अदालत को मिसगाइड किया जा रहा है और उन्हें मोहलत दी जाए कि वो अपना केस जो है वो अदालत के सामने रख सकें। तो अदालत ने 1 महीने की उन्हें मोहलत दी है कि वो अपने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज़ात हैं, वो अदालत के सामने लेकर आएँ और इस मामले को जो है वो अदालत अब देखेगी। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा PCHS सोसाइटी आज भी ज़ेर बहस रहा, गैर कानूनी तामीरात, रफ़ाई प्लाटों के अलाटमेंट और उसके बाद फिर PCHS सोसाइटी के जो सदर पेश हुए थे वो हंस से रहे। उस पर जस्टिस इजाज़ुल हसन ने भी उनकी सजनिश की कि अदालत और अदालती कार्रवाई का मजाक उड़ा रहे हैं। तो PCHS के ऊपर अदालत ज़्यादा बात क्यों करती है, चीफ जस्टिस ज़्यादा बात क्यों करते हैं? क्या ऐसी पॉइंट था जिसकी वजह से बार बार घूम के PCHS पे ही कहानी आ जाती है? बिल्कुल, आपने गुज़िश्ता रोज़ भी देखा होगा जब एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब पेश हुए तो वो भी कराची में ही पैदा हुए हैं, उनका आबाई शहर यही है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ताल्लुक भी कराची से है। महमूदाबाद, PCHS सोसाइटीज़ वगैरह में यहाँ पर उनका बचपन गुजरा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दौरान समाअत ये रिमार्क्स भी दिए हैं कि PCHS वगैरह, झील पार्क वगैरह यहाँ उनका बचपन गुजरा है और वहाँ क्रिकेट खेलते रहे हैं वो। और इन इलाकों से जो है वो झीलें होती थी, कुदरती झीलें थी, वहाँ मछलियाँ भी पकड़ते रहे। चीफ जस्टिस ने भी कहा। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि एक पूनी झील हुआ करती थी जो सिर्फ बच्चों को डराने के लिए उसका नाम पूनी झील रखा गया था। ये भी उन्होंने बताया था दौरान समाअत जो है वो चीफ जस्टिस ने, और कहा था कि यहाँ पर झीलें हुआ करती थी किसी ज़माने में और लोग यहाँ पे आते थे एंजॉय करने के लिए अपने बच्चों के साथ। अब वो तमाम झीलें जो है वो बंद कर दी हैं। जिन्होंने वो दौरान समाअत उन्होंने हैरानगी का भी इज़हार किया जब सिटीज़न जो समाजी तंजीम है अंबर अली भाई ने बताया कि वो झीलें जो हैं वो बंद कर दी हैं। तो उन्होंने खासी जो हैरानगी का इज़हार किया कि कहाँ गई है वो झीलें। उन्होंने कहा कि उस पर मिट्टी डाल दी गई है और तमाम जो है वो उसको ग्राउंड कर दी गई, उस प्लांटेशन कर दी गई, तामीरात प्लांटेशन। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं। हम कोशिश करेंगे ड्यूरेशन भी ज़्यादा ना हो वीडियो देखने वालों के लिए, क्योंकि परेशानी का सामना होता है। एक तो ये है कि अब हम बात करेंगे मिलिट्री लैंड से मुतालिक। नसरा टावर और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के साथ क्या हुआ वो हम बाद में रखते हैं, सईद गनी साहब का भी जिक्र आएगा। लेकिन ये मिलिट्री लैंड के ऊपर आज अदालत ने जिस तरह बात की, पिछली डेट पे भी हमने किया था, आज सेक्रेटरी दिफा को तलब किया था, सेक्रेटरी दिफा पेश हुआ और उसके बाद फिर कंटोनमेंट बोर्ड हुकाम में पेश हुए। तो अदालत ने मेजर और कर्नल को किंग का जो लक़ब था, रुतबा था, वो क्यों दिया, चीफ जस्टिस किस तरह गम गुस्से का इजहार किया था, वजह क्या थी, ये सारी तफसीलात मेरे देखने वालों के सामने रखिएगा। जी बिल्कुल, शायद अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर यह हुक्म दिया था कि कंटोनमेंट बोर्ड्स की और जो दिफाई इदारे हैं उनकी ज़मीनों पर जो कमर्शियल सरगर्मियाँ हो रही हैं उस पर सेक्रेटरी दिफा को तलब किया था, जो आज अदालत में पेश हुए। इसके साथ साथ अदालत ने एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल और तमाम कंटोनमेंट के जो CEOs हैं उनको भी नोटिस जारी किए गए थे। काम आज सेक्रेटरी दिफा अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा है कि अब आइंदा जो है वो जो दिफाई इदारों की जो ज़मीनें हैं, जो मिलिट्री लैंड्स हैं, उन पर कोई कमर्शियल सरगर्मियाँ नहीं की जाएंगी।
तो उस पर जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि जो अब हो चुकी हैं उनको किस तरह ख़त्म किया जाएगा। अब इसका भी बताएं तो इसके हवाले से भी अदालत ने जवाब जो है वो तलब किया है। उसके साथ साथ अदालत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खासे बरहम नज़र आए। उन्होंने सेक्रेटरी दिफा से कहा कि जो ज़मीनें मिली थी, मिलिट्री लैंड जो मिली थी दिफाई इदारों को, वहाँ अब शादी हॉल चल रहे हैं, सिनेमा चल रहे हैं और अस्करी के जितने भी अपार्टमेंट्स बने हुए हैं वो सारे इन दिफाई इदारों की जो ज़मीनें अलॉट की गई थी। तो ये क्या ये दिफा के लिए सब किया जा रहा है? चीफ जस्टिस ने उनसे कहा। तो सेक्रेटरी दिफा को अदालत ने आज उन पे भी जो बरहमी का इजहार किया आप कह सकते हैं। उसके साथ साथ जो दीगर मामला थे उस पर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि कराची में तो एक मेजर और कर्नल वो जो चाहे वो कर सकते हैं और उनको जो है वो यहाँ के किंग बने हुए हैं, आपको पता ही नहीं है उनके जो एग्जैक्ट वर्ड हैं, जिसमें ये उनका ये कहना था कि इसके अलावा जो इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग हैं उन्हें क्या पता, और यहाँ पर एक कर्नल और मेजर बादशाह बना हुआ है, कर्नल और मेजर जो चाहते हैं वो हो जाता है। और इसी तरह उन्होंने कहा है कि आप जाएं और तमाम चीफ्स को बता दें कि दिफाई मकासद की जो ज़मीन है उसे कमर्शियल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चीफ जो है आर्मी के मुख्तलिफ जो शोबे उनके जो चीफ हैं उनसे कहा है कि उनको जाके बताएं। जी बिल्कुल, तमाम जो सर्विसेज चीफ हैं उनके हवाले से ही ये बात की गई है। और उन्होंने कहा कि आप तमाम फ़ौजी छावनियों में जाएं और उन्हें बताएं कि सिर्फ अब स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए ही ज़मीन इस्तेमाल की जाएगी। चीफ जस्टिस ने मसरूर बेस, किमाड़ी और फैसल बेस का भी जिक्र किया कि ये कमर्शियल किया हुआ है आप लोगों ने। चीफ जस्टिस ने जो साइन बोर्ड्स के हवाले से एक बड़ा हुक्म दिया था, आपको याद होगा कि जितने भी कंटोनमेंट एरियाज़ में साइन बोर्ड्स लगाए हुए थे उनको हटाया जाए, वो तो हटा दिए गए हैं। लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये ऑब्ज़र्व किया, उन्होंने देखा कि अब उनकी जगह उनके पीछे जो है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी गई हैं। तो उस पर अदालत ने अब ये 30 नवंबर तक मामला जो है वो इस्लामाबाद में उनका ये कहना था कि टेकअप किया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि तहरीरी तौर पर जो अपना जवाब है वो लेकर आए आंदा समात पर। जो मिलिट्री लैंड है उसको कमर्शियल किया जा रहा है, उसकी पॉलिसी पेश की जाए कि क्या मिलिट्री लैंड जो दिफाई मकासद के लिए ज़मीन हासिल की जाती है वो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, कमर्शियल या तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है या नहीं, या की जा सकती है या नहीं। चीफ जस्टिस ने ये सारी पॉलिसी तलब की है। वफाकी हुकूमत से आर्मी के जो चीफ हैं उन सब से तफसीलात मांगी है। जो वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलिट्री मकासद के लिए, दिफाई मकासद के लिए ज़मीन देती है, क्या उनका जो है कमर्शियल इस्तेमाल हो सकता है या नहीं हो सकता, ये तफसीली तौर पर इस्लामाबाद में जब समात होगी 30 नवंबर को तो सुना जाएगा। अच्छा, अब आगे आते हैं। हम नसरा टावर के ऊपर ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, उसमें हाफिज़ नईम साहब बड़े जोश जज्बे से आए थे। कल भी उन्होंने ऑपरेशन रोकने की कोशिश की थी। आज कमरा अदालत में जब दाखिल हुए उसके बाद फिर चीफ जस्टिस और रोस्टरम तक पहुँचने की कोशिश की तो कौन कौन से जुमलों का तबादला हुआ, चीफ जस्टिस ने उनकी क्यों सजरिश की, क्यों झाड़ पिलाई, क्या वजह थी, क्या बिहेव था? जी बिल्कुल, कोई 10:30 बजे के करीब जब कोर्ट रूम फुल खचाखच लोगों से भरा हुआ था तो वो अपने एक वकील के हमरा जो हैं वो लोगों के दरमियान में से बिल्कुल रास्ता बनाते हुए लोगों को धक्कम बेल के साथ किसी तरह वो रोस्टरम के करीब पहुँचे। और जैसे ही जो कराची कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामला जो है वो ख़त्म हुआ तो अदालत ने नस्ला टावर का मामला टेकअप किया। तो उसके बाद वो रोस्टरम पर चले गए। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं और आपका क्या स्टेक है उसमें। तो उन्होंने कहा कि मैं कराची का शहरी हूँ, जमात इस्लामी का अमीर हूँ और नस्ला टावर के जो मुतासरीन हैं उनको मुआवजा दिया जाए। तो उस पर अदालत ने खासी बरहमी का इज़हार किया कि आप कौन होते हैं और आपका क्या इसमें स्टेक है, और आप ये सियासत करनी है तो बाहर जाके करें, यहाँ पर सियासत की इजाज़त नहीं है। उस पर जस्टिस काजी अमीन ने भी खासी बरहमी का इज़हार किया। चीफ जस्टिस ने जब उनसे कहा कि आप जाएँ और वरना हम आपको तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी करेंगे। चीफ जस्टिस ने जब उनसे कहा तो उनके बाद जस्टिस काजी अमीन ने भी बरहमी का इज़हार करते हुए उनसे कहा कि आपको माय लॉर्ड ने क्या कहा है आपने सुना नहीं, आप चले जाएं यहाँ से। तो अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा, जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी कहा कि जिसको सियासत करनी है वो कोर्ट रूम के बाहर जाके करें। और अदालत ने कहा कि हमने मुतासरीन के हवाले से मुआवजे का जो ऑर्डर है वो कर दिया है। तो उसके बाद शायद उनकी समझ में कुछ आया तो वो रोस्टरम से थोड़ा पीछे हटे और उसके बाद उसके वहाँ कुछ देर ठहरने के बाद वो वापस चले गए, जिसके बाद मामले की बाकायदा समाअत शुरू हुई। कमिश्नर कराची पेश हुए और उन्होंने बताया कि नस्ला टावर गिराने का जो काम है वो तेज़ी से जारी है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे ये इस्तफसार किया कि किस तरह आप ये बिल्डिंग तोड़ रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि पहले जो है वो खिड़कियां वगैरह और नीचे से जो
वो छोटा मोटा जो स्ट्रक्चर बना हुआ था जो उसे ख़त्म किया जाए। उसके बाद टॉप से जो बिल्डिंग तोड़ने का जो अमल है मैनुअली तरीके से वो शुरू किया जाएगा। अदालत ने उनसे टाइम फ्रेम पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। अदालत ने उनसे पूछा कि कितने लोग काम कर रहे हैं तो उन्होंने कहा 200 के करीब। तो अदालत ने कहा कि लोगों की तादाद 400 कर दी जाए और इसको जल्द से जल्द गिराया जाए और 1 हफ्ते के बाद जो रिपोर्ट है वो अदालत में जमा कराई जाए। अमीन, आपका बहुत शुक्रिया। बहरहाल हाफिज़ नईम साहब जब रोस्टम पे पहुँचे तो मैं ही अंदर खड़ा होता तो ये वो आगे बढ़ते रहे तो चीफ़ जस्टिस उनको कहते रहे कि नो हट जाए, पीछे हट जाएँ। चीफ़ जस्टिस बार बार हाफिज़ नईम साहब को जो है वो कहते रहे आप पीछे हट जाएँ, लेकिन हाफिज़ नईम साहब ने कोशिश की, लेकिन जब वो बेबस हुए तो उसके बाद फिर जब उन्होंने महसूस हुआ हाफिज़ नईम साहब को कि उनकी नहीं सुनी जाएगी तो वो फिर रोस्टम से पीछे हटे और उसके बाद फिर काफ़ी उनको झाड़ भी पिलाई अदालत ने, बेहद सजनिश भी की। मुझे लगता है कि हाफिज़ नईम साहब को इस तरह की तवक्कुत नहीं थी कि जब वो अदालत में जाएंगे तो उनको इस तरह की हज़ीमत का सामना करना पड़ेगा माज़रत के साथ। बहरहाल वो बाहर आए और उनसे भी उस वक्त भी हमने सवाल किए तो उनके पास कोई जवाब नहीं था कि वो किस हैसियत से नशा टावर की मसमारी को रोकवाने के लिए आए थे, किस तरह आए थे, ये उनके पास कोई जवाब नहीं था। बहरहाल कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब 2007 में इन्हीं के यूसी नाज़िम थे सैफुद्दीन एडवोकेट साहब, उन्होंने ही इस इमारत को जो है तामीरात रोड के ऊपर तामीरात का NOC जारी किया था। ये बाकायदा तौर पर सिंध असम्बली में भी बात हो चुकी है। बहरहाल अब हम आखिरी पोर्शन की तरफ आते हैं वीडियो की। गुज़श्ता रोज़ बल्कि परसों जो है तलब किया गया था सईद गनी साहब को तौहीन अदालत के केस में, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अदालत के हुक्म पर किसी का घर नहीं तोड़ेंगे, लेकिन वो अगर उनको ओहदा छोड़ना पड़ा तो वो छोड़ देंगे। परसों भी सईद गनी साहब काफ़ी देर तक अदालत में बैठे रहे, पहले खड़े रहे काफ़ी देर तक। आज जब वो आए और उसके बाद फिर एक चाहने वाले ने उन्होंने सबसे आखिरी बेंच के बिल्कुल कोने में उनको बैठने की जगह दी और काफ़ी देर तक बैठे रहे, लेकिन उनकी बारी नहीं आई और तवील तरीन देर तक वो बैठ के इंतज़ार करते रहे शायद उनके केस की बारी आ जाएगी, लेकिन उनकी बारी नहीं आई और उनको अदालत ने रोस्टम पर बुला के वजाहत नहीं मांगी। लेकिन जब वो वापस आए तो फिर मैंने उनसे पूछा, सवाल किया कि क्या अदालत ने आपको ओहदा छोड़ने का पूछा था कि मसमारी तो नहीं रुक रही, तो कब आप ओहदा छोड़ेंगे? तो उन्होंने कहा कि अदालत में आना कोई सज़ा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि जब लाखों लोग बेघर होंगे जिनके घर से छत छीनी जाएगी तो फिर हमें हमारा ज़मीर गवारा नहीं करेगा कि हम ओहदों पर बरकरार रहें या ओहदों पर रहें। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अगर उन्हें ओहदा जब छोड़ना पड़ा तो वो छोड़ देंगे। उसके बाद फिर चूँकि ये इस रोस्टर में जो काज लिस्ट जारी हुई थी इसमें गुज्जर नाला, उरंगी नाला और महमूदाबाद नाले के मुतासरीन को दरख्वास्त पर नोटिस भी जारी किए थे। बासित अफरीदी साहब ने कोशिश की कि तकरीबन 1-1.5 घंटा वो आखिर में खड़े रह के किसी तरीके से उनकी बारी आए और उसके बाद फिर वो नस्ला जो मुतासरीन है नाला मुतासरीन उनका मौक़िफ़ बयान कर सकें, लेकिन भरपूर कोशिश की बासित अफरीदी साहब ने, लेकिन उनकी बारी नहीं। और जब जज साहब उठने लगे तो उसके बावजूद बासित अफरीदी साहब ने आवाज़ लगाई कि सर ये हमें सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो क्लियर करार दिया था, उसके बावजूद नाले के ऊपर ऑपरेशन करके लीज़ मकानात को मसमार किया गया है, लेकिन चीफ जस्टिस ने नहीं सुनी। नाला मुतासरीन भी काफ़ी मौजूद थे, अरसान साहब उरंगी टाउन से थे और दीगर गुज्जर नाला के मुतासरीन भी कमरा अदालत में मौजूद थे, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। इस तरह कई और भी मुख्तलिफ इदारों की जानब से मुख्तलिफ साइलिन कमरा अदालत में मौजूद रहे, परसों भी, कल भी और आज भी, लेकिन उनके केसेस की बारी नहीं आई और समाअत गैर मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। 3-4 जो इशूज़ है उनको अदालत ने आगे समाअत के लिए मुकर्रर किया है। ये अहम तरीन अपडेट थी जो मैंने आपके सामने रखी। कोशिश करेंगे कि नशा टावर, तजौरी हाइट्स और दीगर जो अदालती अहकामात है जिनकी निशानदेही हुई है गैर कानूनी इमारतों की, जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान कराची रजिस्ट्री में मुख्तलिफ केसेस की समाअत करते हैं तो बेशुमार ऐसे साइलिन होते हैं जिन्होंने अदालत से तो रजू नहीं किया होता, लेकिन वो एहतजाजी मुजाहरे करते हैं कि चीफ जस्टिस की शायद नज़र पड़े या उनका एहतजाजी मुजाहरा किसी न किसी तरीके से हाईलाइट हो और उसके बाद फिर उनके जो मुतालबात हैं वो माने जाएँ। रोज़ तकरीबन मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के जिन्होंने काफ़ी अर्से से मुख्तलिफ जगहों पर सोसाइटीज़ में ज़मीन बुक की हुई है, उसके बाद किसी कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा कर लिया हो या फिर उसके बाद फिर कोई मुलाजमतों से बरतरफ किए गए हों, और इस तरह के कई बेशुमार जो मुलाजमीन हैं और बेशुमार जो बुज़ुर्ग और शहरी हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, वो रोज़ आते हैं, एहतजाजी मुजाहरे करते हैं। कुछ की सुन ली जाती है, कुछ की नहीं सुनी जाती। सुप्रीम कोर्ट के मरकज़ी दरवाजे पे इस वक्त भी रश है। कई ऐसे शहरी हैं जो आए हैं और उनकी कोशिश है कि उनकी किसी तरीके से सुनवाई हो जाए, क्योंकि मुख्तलिफ इदारों की जानिब से उनकी दाद रसी नहीं होती, तभी लोग एहतजाज करने पर मजबूर होते हैं या फिर अदालतों से रजू करते हैं। इस वक्त यहाँ MDA के मुलाजमीन जो है एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और अपने हकूक़ के लिए उनकी कोशिश है कि किस तरीके से उनकी दाद रसी हो जाए। वजह क्या है, उनको नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, एहतजाजी मुजाहरा करने की नौबत क्यों पेश आई, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग काफ़ी देर से नारे लगा रहे हैं, किस इदारे से निकाले गए थे, क्यों निकाले गए? सर, मेरा नाम मोहम्मद अनवर हुसैन है और मैं MDA
का एम्प्लॉय हूँ। MDA जो कि सिंध गवर्नमेंट में आता है। 2019 हमें जो है ना MDA से निकाल दिया गया। 2019 जून को हमें निकाला, लेकिन उसके बावजूद हमें वो कोई बताया नहीं गया। 6 महीने दिसंबर 2019 को हमें ये पता चला कि हमें निकाल दिया गया, और इन्होंने खुद ही ने अपने तौर पर हाई कोर्ट में अपना केस डाल दिया और वहाँ से हमें फारिग करवा दिया गया। धोखाधड़ी से हमें फारिग करवा दिया गया, लेकिन हम अपनी जिद्दोजहद में लगे रहे, क्योंकि हम रेगुलर हुए हैं। 20-25 साल हो गए लोगों ने अपनी यहाँ पे नौकरियाँ की है, और हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है। इस ज़्यादती के लिए जो है ना हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हैं। क्यों गया? उसके पस पर्दा हक़ाइक़ क्या है? क्या पस पर्दा हक़ाइक़ में ये कहते हैं कि ये जाली भर्तियाँ है, लेकिन मैं जाली भर्ती वालों के सवाल करने वालों से ये पूछना चाहता हूँ कि उस वक्त ये इदारे कहाँ चले जाते हैं जब जाली भर्तियाँ होती है, जब ये जाली वो बिल्डिंगें बनती है, जाली काम हो रहे होते हैं, उस वक्त कहाँ जा रहे होते हैं? जब हमने 20 से 25 साल यहाँ पे नौकरी हो गए। ये देखें आप इनको, रुस्तम भाई और यहाँ पे बुज़ुर्ग हमारे नौजवान मौजूद हैं जिनके 20 से 25 साल की नौकरियाँ हैं। तो मैं आप लोग से ये चाहता हूँ कि अगर आज हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हैं तो इसका मकसद है मुल्क में इंसाफ का निज़ाम नहीं हो रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट में लास्ट ईयर 2020 में मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस्लामाबाद में हम लोग केस दायर कर चुके हैं। 1 साल हो चुका है कि हमारे अभी तक केस को नहीं सुना जा रहा है। तो मेरी दरख्वास्त है गुलजार अहमद साहब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, कि हमारे केस को सुना जाए, क्योंकि हमने अभी तक इंसाफ का निज़ाम हमारे मुल्क में बेहतर होता हुआ नहीं देखा। सब नारे लगा रहे हैं। इमरान खान नारा लगा रहा है कि 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, 50 लाख घर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वो नवाज शरीफ नारा लगाता है कि वोट को इज्जत दो। मुशर्रफ साहब नारा लगा के गए सबसे पहले पाकिस्तान। हमारी सिंध गवर्नमेंट जिसमें हमारा इदारा आता है, बहुत बेहतरीन नारा है इनका, रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन वो हमसे तो छीन रहे हैं और ये कर रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान छीन रहा है पाकिस्तान। मेरी तमाम आवाम से गुजारिश है जो पूरे पाकिस्तान में रहते हैं, होश के नाखून ले और खुदारा ऐसे हम MP MNS मुकर्रर करें जो हमारे लिए इंसाफ कर सके, हमारे बच्चों को इंसाफ दे सके। कल क़यामत के दिन, महशर के दिन हमारे बच्चे आप लोग का गिरबान पकड़ेंगे कि हम लोग को फाके कशी में डाला आप लोग ने। हमारी बहुत बुरी हालत है। आप बताइएगा कि जैसे SSGC के मुलाजिमीन को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जब फारिग किया गया है, तो सूबाई हुकूमत ने बड़ा एहतजाज किया है। वफाकी हुकूमत के मातहत वो एम्प्लॉइज से उस पर तो एहतजाज कर रहे हैं, तो आप लोग तो सूबाई महकमों के मातहत हैं, वहाँ मुलाजमत करते थे। वो जो एम्प्लॉइज है वो फेडरल के एम्प्लॉइज है, इसलिए सूबाई गवर्नमेंट उनके एंटी रही है। तो उसके लिए बस उनकी पगड़ी उछालने के लिए सूबाई गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाया, और अभी माशाल्लाह उनके लिए एक लार्जर बेंच भी बन गई है जो OGDC के मतलब वफाकी मुलाजमीन के लिए तो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन सूबाई आवाज़ उठाते, और हमारी सिंध गवर्नमेंट अपने प्रोफेशनल जो एम्प्लॉइज है उनके लिए ये जो फाका कशी का अमल जारी रखे हुए। और हम 1600 ख़ानदान हैं, 1600 एम्प्लॉइज नहीं, हम 1600 ख़ानदान हैं जो फाका कशी पे, और जो डेपुटेशनल हैं वो दूसरे इदारे से 5 स्केल के बंदे वो या 19 स्केल पे बैठे हुए हैं। तो उनको करप्शन के कितने केस हैं, नैब में कितने केस हैं, उनको घुमा के दोबारा उनको रख रही है, और हमें जो है ना नौकरी से निकाला गया है। हम फाका कशी पे, हम रोडों पे बैठे हुए हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं बिलाल भुट्टो साहब से कि खुदारा ये मोहतरमा का एक इदारा बना हुआ था, ये मोहतरमा ने स्पेशली मली डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई थी कि यहाँ रोज़गार होगा और अच्छा काम होगा एम्प्लॉइज़ के लिए, और शहरों के लिए सस्ते घर मिलेंगे उनको। तो वो नहीं सस्ते घर मिल रहे हैं, ये कब्ज़ा ग्रुप ये खुद ही है, कब्ज़ा खुद ही करवा रहे हैं। तो खुदारा बिलाल भुट्टो साहब हमारी आप सुने और हमें अपने अपने सीटों पे बहाल किया जाए, हमारी फाका कशी ख़त्म की जाए। ये अपॉइंटमेंट जो है ये तमाम मुलाजमीन की कब की थी, कितना समय? ये 1997 से लोग काम कर रहे हैं। 2008 से मैं MDA का एम्प्लॉय हूँ। तकरीबन हम 1000 समथिंग कैंडिडेट को परमिट कर दिया गया था। बाकायदा हम रेगुलर थे, हमने रेगुलर की तनख्वाहें उठाई है, हमारा फंड पेंशन कटा है। और उसके बाद अचानक से MDA ने तमाम मुलाजमीन को बग़ैर किसी नोटिस के, बग़ैर किसी कॉल के फारिग कर दिया। हम लोग उस वक्त से एहतजाज कर रहे हैं, और इस वक्त हमारा केस सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में है। तो हम चीफ जस्टिस से ये अपील करने आए हैं कि खुदारा हमारे केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, या आप इंसाफ के सबसे बड़े घर में बैठें
तो आप आज खुद नोटिस ले लें। एक चीज़ बताएं कि सूबाई हुकूमत तो बड़े दावे करती है मुलाजमीन के हवाले से भी, उनके रोज़ी रोज़गार के हवाले से भी, वफाकी हुकूमत के खिलाफ कई दफ़ा एहतजाजी मुजाहरे भी देखते हैं, तो आप लोगों की सुनवाई वहाँ पर भी नहीं हो रही? बिल्कुल भी नहीं। हम सूबाई हुकूमत के पास भी गए, हमने अपना पैगाम पहुँचाने की, लेकिन किसी किस्म की कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। उन्होंने सिर्फ एक बात पकड़ ली है कि भाई हाई कोर्ट ने कहा है कि आप मेरिट पे भर्तियाँ करें। भाई मेरिट पे भर्ती है तो आपको न्यू बोली है, आप न्यू भर्तियाँ करें। जो 1997 से मुलाजमीन हैं जिन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा उम्र दे दी है, आप बताएं, आप उन्हें बोलते हैं कि भाई आपने टेस्ट नहीं दिया, आप टेस्ट देकर आ जाओ। भाई 97 में आप सो रहे थे। 97 में भी तो MDA का इश्तिहार हुआ है जो मौजूद है। उस इश्तिहार के तहत MDA एक अथॉरिटी है जो अपने रेगुलेशन के तहत मुलाजमी रखती है और उस टाइम वर्क चार्ज पर रखे गए, ठीक है। और 2012 में सुप्रीम कोर्ट के सो मोटो के तहत हमें कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, ठीक है। वफाकी सूबाई हुकूमत ये भी मानती है, ठीक है। और आपके ही सूबाई मिनिस्टर शजीर इनाम मेमन जो उस टाइम वज़ीर बल्दियात थे, जिनके पास अथॉरिटी थी, ठीक है, उन्होंने हमारा प्रोविजन पीरियड पूरा होने के बाद GP मीटिंग में हमें अप्रूव कर दिया, जिसके हमारे पास पूरे सबूत है। फ़ंड डिडक्शन कटी गई, सारा कुछ कटा गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपने कॉन्ट्रैक्ट हमें दे दिया। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आपने हमें बिना नोटिस के निकाल दिया गया, ठीक है। जब हमने आपसे सवाल किया, आप बोलते कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे थे। भाई आप जो 2 में आपने रेगुलर किया था, उस बात को आप झुटला क्यों रहे हो? आप वो भी तो सामने लाए ना कि भैया आपके शजीर इनाम मेमन या तो मिनिस्टर नहीं थे, या तो आप बोले वो जाली मिनिस्टर था जिसने हमें रेगुलर किया था। भाई उसे हम वजारत से निकालते हैं, चले हम मान लेते हैं, लेकिन उन्हें तो वजारत अब भी मिली है, वो भी अभी पीपल्स पार्टी में मौजूद है। या तो उन पर केस थोप दें आप, मुलाजमीन के ऊपर आपने ये इंसाफ क्यों किया गया? पर शजील मेमन साहब के ऊपर भी 4-5 रेफरेंसेज हैं, उसके बाद MDA का रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है। कुछ और यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, ज़रा उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि बेशुमार लोग हैं जो आते हैं एहतजाज करते हैं। ये आप लोग अखबार से हैं, आप लोग क्यों कर रहे हैं एहतजाज? हम अपने मुतालबात के लिए एहतजाज कर रहे हैं। हमारे बकायजात हैं, हमें जो है जबरी तौर पर जो है निकाला गया है। आज 4 साल हो गए, हमारे केसेस भी चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, NIT वगैरह में, तो हमें जबरी तौर पर निकाला गया, जिसमें हमें 6 से 8 महीने की सैलरी भी नहीं दी गई, और ये हमारा एहतजाज है। जहाँ दीगर जो लोग हैं, जो मुख्तलिफ जो शहरी हैं, अपने हकूक़ के लिए एहतजाज करते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं, उनके लिए हम यकीनन आवाज़ उठाते हैं। ये हमारे सहाफ़ी भाई हैं, दोस्त हैं, जो नवाए वक्त से जिनका ताल्लुक़ है, और एक अरसे दराज से मुलाजमत से फारिग किए गए, और उसके बाद दाद रसी नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये भी एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। सर हमारे ITNE में ITNE कोर्ट्स में केस चल रहे हैं। 8 माह से ज़्यादा अरसा हो चुका है रिटायर हुए जज को, अब नया जज अपॉइंटमेंट नहीं हुआ आज तक। जी ITNE कोर्ट से हमारी चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द ITNE कोर्ट्स का जज बहाल किया जाए। जिस कोर्ट में इनका केस चल रहा है, वहाँ जज ही तैनात नहीं है, तो फिर केस की किस तरह सुनवाई होगी? ये तो बड़ा नाम था नवाए वक्त का, अब भी चल रहा है। रमीज़ा निज़ामी लेपारक बेटी है इसकी, ये मजीद निज़ामी साहब, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। वो जब तक थे बहुत अच्छा था, जब वो चले गए दुनिया छोड़ के, तो आपके सामने ये बेटी लेपारक, औलाद तो थी नहीं। ये मेरे हाथ की 40 साल मेरी सर्विस, मुझे रिटायर किया, 1 रुपया नहीं दिया। 1 रुपया किसको कहते हैं? रिटायर जो करते हैं 40 साल बहुत होता है। ये 25-25, 30-30 साल वाले हैं, ये सारे ये। अब जिन्होंने कमिटमेंट हो गया उनका हिसाब, उन्होंने 63 आदमी थे हम, जिसमें से सिर्फ हम 7, 10, 12 रह गए हैं बस। काफ़ी सूरत हाल है, क्योंकि आज एक एक्सप्रेस के एक साफ़ी दोस्त हैं इसी तरह माशी सूरत हाल से तंग आकर ख़ुदकशी कर लिए। यानी कि हमारे जो मीडिया इंडस्ट्री की इस तरह की ख़तरनाक सूरत हाल हो चुकी है कि बुज़ुर्ग भी एहतिजाज करें, नौजवान ख़ुदकशियाँ करने पर मजबूर हैं, लेकिन उनकी दाद रसी नहीं हो रही। और यही लोग हैं जो आवाज़ मजबूर लोगों की, बेबस लोगों की हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं।